जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और आज के चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 6 वंशागति के आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 4 देखने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 में देखा था कि जेनेटिक कोड क्या है, कोडॉन किसे कहते हैं, एंटी कोडॉन किसे कहते हैं, समारंभन कोडॉन किसे कहते हैं और समापन कोडॉन किसे कहते हैं। ठीक है। और ये जो पार्ट होगा ये आज का लास्ट पार्ट होगा। आज के इस पार्ट में हम लेक ओपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बच्चों को लगता है, बच्चों का कई बार क्यूरीज आता है कि सर ये जो टॉपिक है हमको समझ नहीं आता है। तो आज आप देख पा रहे हैं थंबनेल में कि आपको डायग्राम के माध्यम से इसको समझाने की मेरी कोशिश होगी। तो हम छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए रिविज़न कर रहे हैं। चलिए बिना देरी करे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को इसको शेयर करना है। चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वंशागति के आणविक आधार पार्ट नंबर ये 7 लिखा है, इस पार्ट नंबर और ये 4 होगा। क्लास 12th बायोलॉजी। मैं हूँ आपका अखिलेश सर। चलिए, तो आज हम दो मुख्यतः क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपने देखा था, लेक ओपेरॉन। लेक ओपेरॉन क्या है, नियंत्रक जीन और संरचनात्मक जीन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2019 और 22 में आए हैं। लेक ओपेरॉन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा ताकि आपको जब कोई ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको बनाने में आसानी हो। व्हाट इज़ द लेक ओपेरॉन डिस्क्राइब्ड ग्राफिकली द स्ट्रक्चर ऑफ ए रेगुलेटरी जीन्स एंड इंस्ट्रक्शनल जीन्स। सेकेंड जो क्वेश्चन लास्ट में देखने वाले हैं, क्वेश्चन पूछा गया 2023 में कि mRNA और tRNA में आपको अंतर लिखना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन mRNA एंड tRNA। ठीक है, चलिए समझते हैं कि ये लेक ओपेरॉन क्या है और ये ओपेरॉन मॉडल क्या होता है। चलिए समझते हैं। प्रोकैरियोटिक जैसे कि बैक्टीरिया ई कोलाई, आपको पता है बैक्टीरिया कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। और खासकर कौन सी बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रोकैरियोटिक ई कोलाई बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन, इसका मतलब है कि जीन का नियंत्रण को समझाने के लिए दो साइंटिस्ट 1961 में दो साइंटिस्ट आए, जेकब एंड मोनार्ड ने एक संकल्पना प्रस्तुत की जिसे हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जीन के रेगुलेशन को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया था। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ओपेरॉन मॉडल। इसी को हम लेक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अभी इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये क्या है, टू एक्सप्लेन जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया ई कोलाई, जेकब एंड मोनार्ड 1961 presented a concept called ओपेरॉन मॉडल। क्या कहता है ये मॉडल, चलिए समझते हैं। आगे के हम स्लाइड में इसको और विस्तार से पढ़ेंगे, एनालॉजी समझेंगे, बहुत दिलचस्प है। अब इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो के बीच अगर आप छोड़ के चले जाते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। तो पूरा पढ़ कर जाएंगे, वीडियो के अंत तक रहेंगे। चलिए, मॉडल के अनुसार क्या कहता है भाई कि जो ओपेरॉन है, हम समझेंगे ओपेरॉन का मतलब भी क्या होता है। ठीक है, ओपेरॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन्स। ठीक है, तो एपरॉन जो ओपेरॉन है, डीएनए अथवा जेनेटिक पदार्थ का क्या होता है, एक खंड होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उनका एक खंड होता है जो कैसा होता है, एकल नियमन इकाई की तरह कार्य करता है। इसका मतलब है सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट की तरह कार्य करता है। ठीक है, वो सिंगल खंड जो होगा, सिंगल जो फ्रेगमेंट्स होगा, वो सिंगल अपने आप को रिलेट करने की क्षमता उसमें होती है। उसको हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं। इसमें क्या क्या होंगे, रेगुलेटर, रेगुलेट करने वाला, प्रमोटर, प्रमोट करने वाला, और इन सबको चलाने वाला ऑपरेटर। ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी आपको समझते होंगे चीज़ों को। तथा संरचनात्मक जीन्स यानी कि स्ट्रक्चरल जीन का बना होता है। जैसे कि मैंने कहा था, ओपेरॉन क्या है, ग्रुप ऑफ जीन्स है, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन का बना होता है। बाहर से, इसके साथ साथ बाहर से प्रदान किए गए सहदमन कारक यानी कि कोई प्रेशर तथा इंड्यूसर भी ओपेरॉन में भाग लेते हैं। ये तो पुस्तकी भाषा हो गई। आने वाले हम स्लाइड्स में इसको बहुत इसलिए समझेंगे। आपको इतना समझना है कि ओपेरॉन एक मॉडल है जिसने जेकब और मोनार्ड ने दिया था। इसे हम ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। ओपेरॉन क्या है, डीएनए का एक ऐसा खंड है जो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकता है।
ये ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं, रेगुलेटर जीन होते हैं, प्रमोटर जीन्स होते हैं, ऑपरेटर जीन होते हैं और स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडल, ओपेरॉन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल दैट एक्ट एज अ सिंगल regulatory unit and is made up of regulator, promoter, operator and structural gene. Co-repressor provided from outside. Co-repressor and inducer also part of a operon. इसका मतलब ये है कि रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर जीन के अलावा भी कुछ रिप्रेसर्स जीन्स होते हैं और कुछ इंड्यूसर भी इसमें भाग लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जो ऑपरॉन होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ जीन्स होता है। तो कौन कौन से ग्रुप हैं देखो, ऑपरॉन इज इक्वल टू रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। इन 4 जीनों के मिलने से ऑपरॉन बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आया है लेक। लेक का मतलब होता है लैक्टोज, ऑपरॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन्स। चलिए आगे देखते हैं। ओपेरॉन में मुख्यतः अगर हम इसको बांटें तो मुख्यतः 2 प्रकार के इसमें जीन होते हैं। पहला जो जीन है उसको हम कहते हैं कंट्रोलर जीन्स, ठीक है, और सेकेंड जो जीन है इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। ये समझते हैं कि कंट्रोलर जीन में सबसे पहला क्या आएगा। पहला जीन जो होगा वो होगा रेगुलेटर जीन। क्या होगा भाई, रेगुलेटर जीन। इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। आई से होता है इनहिबिटर यानी कि संबंधक रोकने वाला। सेकेंड क्या है, प्रमोटर जीन। ये कंट्रोलर जीन्स में आएंगे। प्रमोटर जीन्स को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। इसका कार्य होता है बाइंड आरएनए पॉलीमरेज फॉर ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन प्रक्रिया के लिए ये डीएनए के खास खंड होते हैं, इसको हम प्रमोटर जीन कह रहे हैं। उस भाग पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वहाँ पर आकर जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प करता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है समझते हैं आप लोग, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, उसको हेल्प करता है। थर्ड जो जीन है उसको हम कहते हैं ऑपरेटर जीन। इसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ये क्या करता है, ये इंड्यूस करता है किसको, स्ट्रक्चरल जीन्स को। इस जीन को इंड्यूस करता है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आप समझ पा रहे हैं कि जो ऑपरेटर जीन्स होता है ये इंड्यूस करता है स्ट्रक्चरल जीन्स को, ताकि क्या हो सके, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हो सके। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया। कंट्रोल जीन होते हैं रेगुलेटर जीन आई, प्रमोटर जीन पी, ऑपरेटर जीन ओ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल जीन। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन, एक संरचना बनाने वाला जीन। पहला है सिस्ट्रॉन जेड, दूसरा है सिस्ट्रॉन वाई, तीसरा है सिस्ट्रॉन ए। ये सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई, सिस्ट्रॉन ए, ये तीनों क्या है भाई, स्ट्रक्चरल जीन है। सिस्ट्रॉन का मतलब होता है डीएनए के कुछ खास खंड, ठीक है, उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं जहाँ पर जीन लोकेटेड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है आपको बुक में मिल जाएगा 12th बायोलॉजी की, ठीक है। तो देखो ये डीएनए है, क्या है भाई, ये आपको पता है कि हम किसका देख रहे हैं भाई, लेगोग्राउंड में हम देख रहे हैं बैक्टीरिया के डीएनए, ठीक है। तो डीएनए में कुछ पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट को कहते हैं ग्रुप ऑफ जीन्स, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के जीन्स हैं, पहला है कंट्रोलर जीन, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन। कंट्रोलर जीन में हमने पढ़ा था रेगुलेटर जीन यानी कि आई। इसका काम क्या होता है भाई, इसका काम होता है साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब है ये यही भाग है जहाँ पर रिप्रेस करने वाला, रोकने वाला प्रोटीन का निर्माण होता है। दूसरा जो जीन है यहाँ पर है प्रमोटर जीन पी। इसका काम होता है बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसका मतलब है कि इस प्रमोटर डीएनए के इस खंड में इस प्रमोटर जीन के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है, ताकि इन सिस्ट्रॉन में क्या हो, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। फिर है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन को हम ओ से डिनोट करते हैं। ये क्या होते हैं, बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। इसका मतलब है रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर आकर बाइंड करता है। इसका दूसरा काम ये होता है कि ये इंड्यूस करता है किसको, इन स्ट्रक्चरल जीन्स को क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए, कि आप वर्क करेंगे, मैं आपका साथ दे रहा हूँ, और यहाँ से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया होगी। इसे स्ट्रक्चरल कहते हैं। आप देख पा रहे हैं इसी को बोलते हैं लेक ओपेरॉन। इसी को हम कहते हैं लेक ओपेरॉन मॉडल या लेक ओपेरॉन की संरचना। लेक का मतलब होता है लैक्टोज, ओपेरॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन्स। कंट्रोलर जीन्स के ग्रुप होंगे और स्ट्रक्चर जीन के ग्रुप होंगे, ठीक है। आने वाली वीडियो में इसको और विस्तार समझेंगे, प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लेक ओपेरॉन क्यों पढ़ रहे हैं,
ठीक है, सवाल आपका आ रहा है कि सर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो लेक ओपेरॉन एक मैकेनिज्म है ई कोलाई के नखरे को समझने के लिए। ई कोलाई के कुछ नखरे होते हैं, कुछ नखरेबाज होते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। उस ई कोलाई नखरेबाज को मनाने के लिए लेक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, इसको एक एनालॉजी समझते हैं कि इस प्रकार जो बैक्टीरिया है अपने आप को जीन को एक्सप्रेस करता है, कैसे अपने जीन की अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है भाई? ई कोलाई बैक्टीरिया। इसको हम इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया है क्या है भाई? इसको भूख लगी है। क्या लगी है? इस बैक्टीरिया को भूख लगी है, काफ़ी इसको तेज भूख लगी है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर भूख लगी है तो इसको हम दूध देंगे, मिल्क देंगे, उसमें क्या होगा? लैक्टोज होगा। इसको हम लैक्टोज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं इसको भाई? लैक्टोज दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है इसको भूख तो लगी है, लेकिन इस बैक्टीरिया के क्या है भाई? नखरे हैं। इसको कहते हैं नखरेबाज बैक्टीरिया। आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी नखरे है, भले ही भूख में तड़प रहा है लेकिन कहता है नहीं भाई मेरा कुछ नखरे हैं, मैं लैक्टोज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या है भाई? मुझे लैक्टोज बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो पसंद है ग्लूकोज। अब आपको पता है कि ग्लूकोज सिंपल फॉर्म है, लैक्टोज डाइसैकेराइड फॉर्म में आता है। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, उससे सिंपल मॉलिक्यूल क्या होगा? ग्लूकोज होगा। तो बैक्टीरिया का तो ये नखरा हो गया। ई कोलाई बैक्टीरिया को भूख लगी है, इनको हम लैक्टोज देते हैं, लैक्टोज डाइसैकेराइड होगा। तो इस बैक्टीरिया का अलग नखरे हैं, ये कहता है भाई नहीं मुझे तो ग्लूकोज पसंद है, मुझे ग्लूकोज ही चाहिए। ठीक है, अब सवाल यह है कि कैसे इस लैक्टोज का हम ब्रेक डाउन करें? कैसे लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेंगे? तो हमको पता है ग्लूकोज बनता है और ग्लैक्टोज बनता है, गैलेक्टोज भी बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, इसका मतलब ये है कि इस नखरेबाज बैक्टीरिया के भूख को मिटाने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, लेक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। लेक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो लेक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट होता है, देखो यहीं से आया हुआ है। लेक यानी कि लैक्टोज। लैक्टोज को ग्रुप ऑफ जीन्स के माध्यम से तोड़ने की प्रक्रिया। ठीक है भाई, इसको हम लेक ओपेरॉन कहते हैं। लैक्टोज को ग्रुप ओपेरॉन मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जीन्स। इस ग्रुप ऑफ जीन्स के हेल्प से इस लैक्टोज का हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, कि इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और ग्लूकोज किसका फेवरेट है? ई कोलाई बैक्टीरिया का। क्लियर है क्या? तो क्या करेंगे भाई? लेक ओपेरॉन की मदद से हम इस लैक्टोज का हम क्या कर रहे हैं भाई? ब्रेक डाउन कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं बताओ भाई? ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ग्लूकोज सिंपल फॉर्म होता है 6 6H12O6, सॉरी। ठीक है, ग्लूकोज। चलिए ये समझते हैं। अब देखो इसको ग्लूकोज मिल गया, और देखो क्या बोल रहा है भाई? आज तो मज़ा आ गया, क्योंकि इसको लैक्टोज मिला था, ये नखरा दिखाया, नहीं खाया। ठीक है, इसके लिए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमने लेक ओपेरॉन मॉडल लाया। ग्लूकोज मिल गया, ग्लूकोज को हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है देखो काफ़ी खुश दिख रहा है। क्लियर है क्या? अब क्या होगा? ये जो बैक्टीरिया है क्या करेगा? ग्लूकोज लेकर क्या करेगा? अपने आप की ग्रोथ करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस लेक ओपेरॉन का मेन पर्पस क्या है, क्या काम करता है। एक बैक्टीरिया है, उसको भूख लगी है, उसको हम लैक्टोज देते हैं, इसके नखरे होते हैं। ठीक है, इस नखरे के उसको मनाने के लिए, जैसे एक बच्चा होता है ना, कैसे उसको हम मनाने के प्रयास करते हैं, उसी प्रकार एक इकोलाई बैक्टीरिया है, इसको मनाने के लिए हम क्या करते हैं? लेक ओपेरॉन मॉडल लाते हैं। इस लैक्टोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें? ग्लूकोज को ये खाकर कहता है भाई आज तो मुझे मज़ा आ गया। मज़ा आ गया इसका मतलब क्या है भाई? ये अपने आप को क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, अपने आप डेवलपमेंट में क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेन चीज़। ये तो हो गया एनोलॉजी, ये बाहरी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हमको एग्ज़ाम में लिखना है इसको, तो जो मैं बनाकर आपके लिए लाया हूँ इसको आप ध्यान से समझेंगे। आप एक काम करेंगे, अभी आप एक पेन कापी रखें अपने पास। पूरा समझने के बाद, ठीक है भाई, इसको एक बार नहीं 2 बार इसको देखिएगा। पूरा समझने के बाद इसका मैं पीडीएफ और टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लेंगे और इसको बना बना कर देखेंगे। क्या पता है इस बार आपके 2025 में सीजी बोर्ड में पूछ दे क्वेश्चन को, तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा भाई? सिंपल है कि लैक्टोज तो नहीं ले रहा है वो, कौन? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर किस प्रकार से एक इंड्यूसर के हेल्प से हम क्या करेंगे भाई? लेक ओपेरॉन की मदद से क्या करेंगे? उसको ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगे, लैक्टोज को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। तो क्या होगा? सबसे देखते हैं हम। सबसे पहले बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन लेते हैं, क्योंकि
आपको पता है कि बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन होता है। चलिए, तो ये क्या है, बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन है। क्या है भाई, बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन है। और ये है इस बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले डीएनए के बारे में बात। ये सब प्रक्रिया कहाँ चलेगी भाई, बैक्टीरिया के हालांकि तो इस डीएनए के अंदर सब होगी। ठीक है, वैसे तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है और प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि प्रिमिटिव टाइप्स का न्यूक्लियस होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, वहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही है। ये डीएनए है और डीएनए का क्या है भाई, ये आपके क्या है, कुछ जीन्स हैं। प्रमोटर जीन है, रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए है। ठीक है भाई, ये कंट्रोलर जीन है और ये स्ट्रक्चरल जीन है। चलिए, तो ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है। फिर हम सेकंड भी देखेंगे। अब होता क्या समझो, जैसे कि मैंने कहा था कि क्या होगा भाई, ट्रांसक्रिप्शन होगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। ये क्या होता है, इस बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर जो डीएनए है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डीएनए होगा। यहाँ पर जो आई दिख रहा है आपको, ये जो आई आपको दिख पा रहा है, इसको हम कहते हैं रेगुलेटर जीन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, सपोज कीजिए कंडीशन ये है कि अभी लैक्टोज नहीं है। सपोज कीजिए कि कंडीशन ये है, ये बाहरी माध्यम है। सपोज कीजिए कि बैक्टीरिया है, इसके एक बाहरी माध्यम है, यहाँ पर लैक्टोज अब्सेंट है। यहाँ पर लैक्टोज एज अ इंड्यूसर काम करता है इस जीन को चलाने के लिए। अब सपोज कीजिए कि भाई उस अभी भूखा है, वो कौन भूखा है बताओ भाई, कौन भूखा है, भूखा है ई कोलाई बैक्टीरिया, क्योंकि लैक्टोज वहाँ पर अब्सेंट है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करता है। तो क्या होगा, इस रेगुलेटर जीन से, आई से क्या होगा भाई, एक आरएनए बनेगा। इसको कहते हैं रिप्रेसर एम आरएनए, अगर लैक्टोज नहीं है तब। ठीक है भाई, इसमें क्या होगा, इस रेगुलेटर जीन से क्या बनेगा, एक एमआरएनए बनेगा। इस कहते हैं रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए। रिप्रेसर का मतलब होता है रोकने वाला, सदमंदक जिसको हम कहते हैं, रोकने वाला एमआरएनए होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, अनुलेखन हुआ, क्या बना, एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन ट्रांसलेशन के थ्रू बनता है। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया क्या आपका एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है करने के लिए, ये जाएगा कहाँ पर, ऑपरेटर जीन के पास, यानी कि यहाँ पर जाएगा। ये कहता है भैया कि मैं आपको बाइंड कर लूँगा। क्लियर है क्या, अब क्या समझे यहाँ से, जो रेगुलेटर जीन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन की मदद से एक रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है। इसमें ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगी, अनुवादन की प्रक्रिया होगी, फिर क्या बनेगी, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होगा। ये जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन होता है, ये कहाँ जाकर बाइंड हो जाएगी, इस कंट्रोलर जीन्स के ऑपरेटर जीन के पास आकर क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। और कहता है भैया कि मैं आपको काम करने नहीं दूंगा। कौन कहता है, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। क्लियर है, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर जीन। देखो ये रिप्रेशन कहा जा रहा है, यहाँ पर आके क्या हो रहा है, बाइंड हो जा रहा है। एंड क्या करता है, प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फॉर ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। इसका मतलब है कि आपको पता है कि प्रमोटर जीन के ऊपर एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिव होता है, यहाँ पर अटैच होता है, ताकि क्या हो सके, ये जो जीन है ये काम कर सके, इसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हो सके। लेकिन जब यही ब्लॉक हो जाएगा तो ये पी वाला इधर काम नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा भाई, आप देख पा रहे हैं, ये जो ऑपरेटर जीन है क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है किसको, इसके यहाँ पर जुड़ने वाले आरएनए पॉलीमरेज को, किसके लिए भाई, ट्रांसक्राइबिंग ना कर सके ओपेरॉन को। ठीक है भाई, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हो ही ना सके, इस डीएनए से एमआरएनए बन ही ना सके। ठीक है भाई, तो ये तो होता है अगर जब लैक्टोज अब्सेंट हो तब। क्लियर है क्या, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सिस्ट्रॉन बने, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई, सिस्ट्रॉन ए, इसका मतलब स्ट्रक्चर जीन है, इनमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स ही लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाले होते हैं। जब एंजाइम्स नहीं बनेंगे, प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, तो लैक्टोज कैसे ब्रेक डाउन होगा और इस ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा। ठीक है भाई, तो हमको क्या करना होगा, इस जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है इसको हमको इंगेज करना होगा, इसको हमको यहाँ जुड़ने के लिए क्या होगा, इसको रोकना पड़ेगा। अब कैसे रोकेंगे, अब इसको रोकने के लिए हमको लाना पड़ेगा क्या भाई, लैक्टोज लाना पड़ेगा। इस लैक्टोज को हम यहाँ पर इंड्यूस कराएंगे ताकि लैक्टोज को रोक सके। और ये फिर हमको करना है, हमको ऑपरेटर जीन को इस एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन से हमको क्या करना है, इसको रोकना है।
क्लियर है क्या? आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है? चलिए समझते हैं। जब क्या होगा, पहला कंडीशन क्या था भाई कि जब लैक्टोज अब्सेंट था तो ये एक्टिव रिप्लेसमेंट प्रोटीन यहाँ पे जाकर बाइंड हो गया और ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया नहीं होगी, किसी प्रकार का प्रोटीन नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमको ट्रांसक्रिप्शन कराना है ग्लूकोज के लिए तो लैक्टोज को तोड़ना है तो क्या करें, हमको लैक्टोज को हमको इंडोज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के बाहरी माध्यम पर हमको लैक्टोज लाना पड़ेगा, ठीक है भाई। और जो लैक्टोज होता है, ये लैक्टोज है, देखो ये लैक्टोज है, ये लैक्टोज एक्ट एज एन इंड्यूस है, ये इंड्यूस करने के लिए काम करता है। चलिए बनाते हैं, ये है आपका ये आपका ओपेरॉन मॉडल है, डीएनए है यहाँ पर। अब यहाँ पर समझो क्या होगा, सेम प्रक्रिया यहाँ भी होगी। यहाँ पर क्या होगा भाई, इस रेगुलेटर जीन से क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होगी। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या बनेगी, रिप्रेसर एमआरएनए बनेगी, फिर इसमें ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगी, फिर क्या होगा भाई, आपका बनेगा एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। अभी भी बन रहा है बनने के लिए, ठीक है भाई। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। अब इसको यहाँ जाने से रोकने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम लैक्टोज को यहाँ पर इंटर कराएंगे। और ये ऐसे इंटर नहीं होगा, एक एंजाइम है, इसको हम कहते हैं परिमेज एंजाइम। ये जो लैक्टोज है, ये परिमेज एंजाइम के हेल्प से ये इस बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर करता है। और देखो हमने इंटर करा दिया, ये क्या है, लैक्टोज है। ये इंड्यूसर की भांति कार्य करता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इंड्यूसर यहाँ पर प्रेजेंस होगा। क्लियर है क्या? अब होगा क्या, ये जो इंड्यूसर है इस एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन को क्या कर लेगा, जाकर बाइंड कर लेगा, ठीक है भाई। जैसे कि कभी कभी आप चोरी को छिपाने के लिए किसी को इंगेज करते हो कि आप यहाँ मत आओ, ध्यान को भटकाने की कोशिश करते हो। सपोज कीजिए आपके पास एक रूम है और वहाँ पर आपसे कांच टूट गई, ठीक है, और आप दरवाज़ा बंद किए हैं, मम्मी आपसे पूछ रही है कि क्या हुआ, तो आप मम्मी के मार के डर से क्या करोगे कि बिल्ली थी मम्मी, ग्लास को तोड़ दिए। आप नहीं बताओगे अपने आप को गिलास टूट गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हमारे डेंजर है। जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन होता है यहाँ जाकर बाइंड कर जाएगा, ये काम ही नहीं कर पाएगा। इस एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन को हमको इनएक्टिव करना पड़ेगा। अब कब करेंगे, जब लैक्टोज को लाएंगे, लैक्टोज काम कर रहा है इंड्यूसर के रूप में, इसे क्या करेगा, इसे जाकर बाइंड कर लेगा, किसके साथ, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। इसको बोलते हैं एलोकेशन होना। इस प्रक्रिया को बोलते हैं, यानी कि एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड होता है लैक्टोज इंड्यूसर, इसको कहते हैं एलोकेशन हो जाना, ठीक है भाई। तो जहाँ पर ये जो रिप्रेसर प्रोटीन था, रिप्रेस करने वाला, रोकने वाला जो प्रोटीन था, ये क्या हो गया, एक्टिव था, यहाँ पर क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। क्लियर है क्या? ठीक है, ये इनएक्टिव है, मतलब इसका मतलब ये यहाँ पर ये इंगेज हो गया। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये जो एक्टिव रिप्रेशन प्रोटीन था वो इनएक्टिव हो गए हैं, अब खतरा नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, समझो कुछ बातों को। अब क्या होगा, यहाँ पर जो प्रमोटर जीन है, यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है, आकर यहाँ पर बाइंड करेगा और ये काम करने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये फ्री हो गया। इस प्रकार से ऐसा यहाँ पे ये क्या हो गया, ये फ्री हो गया, क्योंकि ऑपरेटर जीन के पास जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन था वो अब नहीं है, यहाँ पर ये इंगेज हो गया। ये कहता है भैया इंड्यूसर कि भैया आप मेरे से दोस्ती करोगे, हाँ भैया हम दोस्ती कर लेंगे। इसको भूल जाता है भूलने के लिए। क्लियर है क्या? ऑपरेटर को भूल जाता है भूलने के लिए। तो क्या होगा, प्रमोटर जिनके पास आएगा आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, इसका मतलब है इस ओपेरॉन मॉडल को पूरा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, समझो, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होगा, जो सिस्टोन है तो सिस्टोन में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया क्या होगी भाई, अनुलेखन की प्रक्रिया होगी। अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए का बनना। अब कैसा एमआरएनए बनेगा, इसमें बनेगा लेक एमआरएनए, यानी कि लैक्टोज मैसेंजर आरएनए बनेगा। क्लियर है क्या? देखो, अभी तक जब बाइंड था ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा था। जब ये बाइंड नहीं किया, यहाँ पर इसका इनएक्टिव हो गया है, तब देखो सिस्टोन काम करने लग गए हैं। क्लियर है क्या? क्या बन गए, लैक्टोज एमआरएनए बन गया। एमआरएनए बन गया, फिर क्या होगा भाई, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगी, अनुवादन की प्रक्रिया होगी। हमने सेंट्रल डॉग में पढ़ा था ना भाई कि डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। अब क्या होगा, इस ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से तीन मुख्य रूप से क्या बनेंगे, आपके प्रोटीन्स बनेंगे। ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम होते हैं। यही जो प्रोटीन्स होंगे आपके लैक्टोज को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। चलिए समझते हैं कैसा। सबसे पहला जो ट्रांसलेशन के थ्रू लेक एमआरएनए से जो ट्रांसलेशन के थ्रू जो एंजाइम बनेगा, प्रोटीन बनेगा, हमको पता है एंजाइम सब प्रोटीन से बने होते हैं। तो पहला है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है भाई। पहला जो एंजाइम बनता है इसके थ्रू उसको बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। दूसरा एंजाइम है परमेज एंजाइम,
और तीसरा एंजाइम है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ये तीनों एंजाइम फॉर्म होते हैं, इन तीनों का अलग अलग कार्य होता है। क्लियर है क्या? सॉरी, चलिए समझते हैं ये क्या है भाई। अब समझो, ये तीनों एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज, ये तीनों एंजाइम मिलकर क्या करेंगे, इस लैक्टोज का, जो लैक्टोज बैक्टीरिया को दिया जा रहा था, जब बैक्टीरिया नखरे दिखा रहा था, तो हम एंजाइम बनाते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, परमेज एंजाइम और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। क्लियर है क्या? इस एंजाइम से क्या होगा, लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा। कैसा होगा, किस फॉर्म में? सबसे सिंपल फॉर्म में। लैक्टोज है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और सिंपल मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज और गलेक्टोज। तो हमने इसके इन तीनों एंजाइम के माध्यम से इस लैक्टोज का हमने ब्रेकडाउन कर दिया और ग्लूकोज और गलेक्टोज में। क्लियर है क्या? ग्लूकोज को लेकर बैक्टीरिया खुश हो जाएगा और अपने आप को क्या कर लेगा भाई, अपने आप को, बैक्टीरिया को ग्रो कर लेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर को किसी भी टीचर ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसको संभाल के रखेंगे, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके इसको दोबारा देखने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल ही समझ आएगा। बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाया हूँ। ठीक है, तो इसको समझ कर जाएंगे, क्या पता है क्वेश्चन पूछते। क्लियर है क्या? अगर ये क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया तो ये जो क्वेश्चन है आपके आने वाले, जब 12वीं के बाद निकलोगे, आप कॉलेज जाओगे, तो वहाँ भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर मेरे नोट्स वहाँ पर काम आएंगे, मेरे नोट्स को आप संभाल कर रखेंगे। इसका जो नोट्स है, इसका जो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ फॉर्म को। क्लियर है क्या? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है इसको हम हल्का से देख लेते हैं कि mRNA और tRNA में क्या अंतर होता है। हमको पता है कि RNA 3 प्रकार के होते हैं, tRNA, mRNA और rRNA। क्या पूछा गया है, मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA में 3 अंतर पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन अंतर पूछा गया है, क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। राइट द डिफरेंस बिटवीन mRNA एंड tRNA। चलिए समझते हैं। mRNA, rRNA एवं tRNA में अंतर। हमको केवल mRNA tRNA पूछा, लेकिन हमको तीनों को पढ़ना है। ये इसको इंपॉर्टेंट है, कहीं भी इसको देख लीजिएगा, हल्का सा याद रखना है। चलिए भाई, तो डिफरेंस बिटवीन मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA। क्लियर है क्या? कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। पहला कॉलम क्रमांक का है, सीरियल नंबर का है। दूसरा कॉलम है लक्षण, यानी कि किस बेसिस पर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। फिर है mRNA, rRNA और tRNA। पहला देखते हैं स्थिति, यानी कि पोजीशन। इसका मतलब है ये तीनों आरएनए कहाँ कहाँ पर होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं किसके बारे में, mRNA के बारे में। जो mRNA होता है कहाँ पर होता है, हमारे कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में राइबोसोम से जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है भाई, हमको पता है, आप चैप्टर नंबर, आप क्लास 11th में सेल के बारे में आपने पूरा पढ़ा है कि सेल क्या होता है, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, राइबोसोम किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा। तो जो mRNA होता है वो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होते हैं वहाँ पर इससे बाइंड हुए रहते हैं। क्लियर है क्या? फिर पढ़ते हैं कि rRNA, नाम से स्पष्ट है, राइबोसोमल RNA, तो कहाँ पर होंगे, राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं। फिर है तीसरा है ट्रांसफर RNA। ये जो RNA होते हैं कहाँ होंगे, ये आपके साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। देखो तीनों में अंतर है। mRNA साइटोप्लाज्म के राइबोसोम से जुड़ते हैं, rRNA राइबोसोम के अंदर होता है, लेकिन जो tRNA होता है वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में फ्रीली क्या करता है, पाया जाता है। ठीक है भाई, ये पहला हो गया स्थिति के आधार पर, यानी पोजीशन के आधार पर। फिर देखते हैं परसेंटेज के आधार पर कि इन तीनों RNA में कितना परसेंट, कितना कितना है, सबसे अधिक कौन होता है। तो बात करते हैं प्रथम मात्रा की, तो सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे, rRNA। इसका मतलब है राइबोसोमल RNA 80% होता है। अगर हम कुल RNA को 100% माने तो 100% में जो 80% RNA है वो rRNA होता है, राइबोसोमल RNA होता है। क्लियर है? और सेकंड होता है ट्रांसफर RNA। कितना परसेंट होता है, 15%। कितना बच गया, 5%। इसका मतलब है कि एम जो RNA होता है सबसे कम होता है, 3 से 5% mRNA होता है। क्लियर है क्या? इसको याद रखेंगे। सबसे अधिक होते हैं rRNA 80%, फिर होता है ट्रांसफर RNA 15%, 5% बच गया क्या भाई, 3 से 5% क्या होते हैं, mRNA होते हैं। जी मैंने आपको समझ आ गया। थर्ड देखते हैं आकार। इनका आकार कैसा होता है तीनों RNA का।
जो mRNA होता है वो कैसा होता है? रैखिक होता है, यानी कि लीनियर होता है। अभी हम देखा था mRNA कैसा होता है। फिर आरआरएनए कैसे होता है? ये कुंडलित होता है, कॉइल्ड होता है। ठीक है भाई, गूथे हुए कैसे होता है। और जो टीआरएनए होते हैं कैसा होता है? ये क्लोवर लीफ के समान होता है। जैसे कि अभी आप पढ़े होंगे क्लास में, जो क्लोवर लीफ मॉडल पढ़े होंगे, क्लोवर लीफ के समान जो ट्रांसफर आरएनए दिखते हैं, इसमें अलग अलग बाइंडिंग साइट होते हैं, एंटीकोडन साइट होता है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है, इस प्रकार से। बात करते हैं इनके जीवन काल की, यानी कि लाइफ स्पेन की, कि ये जो तीनों आरएनए हैं इनका जीवन काल कितना होता है। जीवन काल क्या होता है भाई? जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो पीरियड होता है इसको बोलते हैं जीवन काल, लाइफ स्पेन कहते हैं। कि जन्म से लेकर, बर्थ से लेकर मृत्यु तक, डेथ तक, जितने भी जो पीरियड होते हैं, टाइम होते हैं, इसको बोलते हैं जीवन काल। तो mRNA का जीवन काल अ, सबसे कम होता है, संख्या में भी कम होते हैं mRNA, और इसका जीवन काल भी कम होता है। ये अल्प होते हैं, एकदम मिनिमम होते हैं, 2 मिनट से 4 घंटे तक जीते हैं, और अनुवादन के बाद विघटित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जैसे कि डीएनए से mRNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है भाई। फिर ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा भाई? mRNA बनता है। mRNA बनने के बाद क्या होती है? अनुवादन होती है, ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया होती है। जैसे ही इसका प्रोटीन निर्माण हो जाएगा, अपने आप का काम खत्म हो जाएगा। अच्छा है, इसका अपना काम किया भैया, खत्म हो गया अपन। तो 2 मिनट से लेकर 4 घंटे तक इनका जीवन काल होता है। अपना काम किए, अनुवादन किए, ट्रांसलेशन किए, प्रोटीन निर्माण किए, और विघटित हो गए, डिसअपेयर हो गए। जो आरआरएनए होता है, इसका जो लाइफ स्पेन है काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि राइबोसोम्स हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, प्रोटीन निर्माण के लिए कार्य करता है। ठीक है। तो इसकी जो जीवन काल है काफ़ी लॉन्ग होती है। ये राइबोसोम में स्थायी रूप से बने रहते हैं, यानी कि ये घटते बढ़ते नहीं हैं, ये राइबोसोम में परमानेंट रहते हैं। जो टीआरएनए है, इनका भी लाइफ स्पेन काफ़ी लॉन्ग होती है, लंबी जीवन अवधि पाई जाती है। बात करें अणुभार की, यानी कि मॉलिकुलर वेट की। ठीक है भाई, एक इसको हम अणुभार कहते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो mRNA का कितना होता है? 5000 डाल्टन। इसको डाल्टन से मापते हैं अणुभार को, मॉलिक्यूलर वेट को। तो इसमें कितना होता है? इसका 5000 डाल्टन होता है। आरआरएनए सबसे अधिक होता है, कितना है? 40,000 डाल्टन, क्योंकि इसकी संख्या भी अधिक है। समझो कुछ बातों को। जब हम कह रहे हैं कि आरआरएनए के परसेंटेज 80% है, तो इसकी मात्रा भी तो अधिक होगी ना। कितनी होगी? 40,000 डाल्टन होगी। फिर 15% क्या है बताओ भाई? टीआरएनए इसमें कितना होगा? 25,000 डाल्टन इसमें होती है। सबसे कम किसकी होगी? 5,000 डाल्टन। क्लियर है क्या? तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ आया होगा लेक ओपेरॉन और mRNA, टीआरएनए और आरएनए में अंतर। क्लियर है क्या? समझ आ गया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना है। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, रात रात भर जगते हैं आप लोगों के लिए। तो कुछ तो हमको इसका मेहनत का फल मिले। हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आज का ये चैप्टर आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करके बताएं, ताकि हमको समझ आए, कि हमें भी समझ आए कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। हमको आपके कमेंट्स देखकर, आपके लाइक्स देखकर हम मोटिवेट होते हैं कि चलो हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्लास देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हल्का सा हमको डिमोटिवेशन आता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा समय निकालिए, जाकर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। कमेंट कम से कम करिए, बताइए सर हमको अच्छा लगा, आज हमको समझ आया सर। कुछ भी आपको क्यूरीज हो, कुछ भी कुछ समस्या हो आपको सीजी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर, तो आप बेझिझक आप मेरे इस यूट्यूब के चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, अभी बताने जा रहा हूँ इसको, से समझते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक आप आए हैं, इसका मतलब बहुत सीरियस बच्चे हैं। ठीक है, थैंक यू। टेलीग्राम चैनल है मेरा, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड PDF सीजी बोर्ड प्रिपरेशन। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेंगे, वहाँ पर जाकर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो PDF है वहाँ पर, और PDF के साथ साथ जो जितने भी आने वाले जो वीडियो होते हैं उनका लिंक मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप टेलीग्राम चैनल से जाकर वहाँ डायरेक्ट आप यूट्यूब पर आ सकते हैं। इसके अलावा छोटा सा मेरे चैनल है, क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप पर, सब लोग व्हाट्सअप चलाते हो, बहुत कॉमन है, तो व्हाट्सअप पर ही आपको जानकारी मिल जाएगी मेरी वीडियो की। तो फॉलो करना है मैं मेरे व्हाट्सअप चैनल को, सीजी बोर्ड प्रिपरेशन करके मेरे चैनल का नाम है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। तो थैंक यू सीजी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। अगर आप सीजी बोर्ड प्रिपरेशन को ढूंढ रहे हैं कहाँ पर, यूट्यूब पर, तो कैसे सर्च करेंगे? मेरा चैनल हैंडल है, @CG बोर्ड प्रिपरेशन, यानी कि बिना कोई स्पेस दिए आपको कंटिन्यू लिखना है @CG बोर्ड प्रिपरेशन। डायरेक्ट मेरे चैनल का नाम आ जाएगा।
क्लियर है क्या? चलिए तो थैंक यू www.flippic.com एंड थैंक यू नवबोध बुक 12th बायोलॉजी। मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन के बारे में। देखना नहीं भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू।